गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को गुड इवनिंग। विजय बेटा खुश रहिए। आप सभी को अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सबके सामने स्क्रीन पर होमवर्क लिखा होगा और होमवर्क में अगर आप गौर करें तो बाकी सब कुछ सेम है, बस एक्सरसाइज 3 ऐड है ना बच्चों। आपके सामने जो होमवर्क दिया है उसे रेगुलरली करो। इस संडे आपका पेपर भी है और इसलिए चैप्टर कंप्लीट आ रहा, तो प्लीज एक एक सवाल को करो और डाउट आए तो पूछते चलो। ई सॉल्यूशन ऐप का भी हेल्प लेते चलो, ठीक है बच्चों। जो होमवर्क आपके सामने है इसमें बिगनर बॉक्स अप टू 3, एक्सरसाइज 1 अप टू 77, वो सवाल जो कल छोड़े थे उन्हें अभी कर लेना हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास बच्चों। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें पढ़ा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, ये सारा कुछ अपन ने पढ़ा, ठीक है। अब हुआ क्या, हम जब ये सारा ऑर्डर पढ़ रहे थे तो उसी दौरान हमें कुछ ऐसा मिला जो बड़ा अजीब था, जो बड़ा डिफरेंट था। वो डिफरेंट क्यों था, कैसे था, मैं आपको पूरा किस्सा सुनाता हूं और फिर आपको समझाता हूं जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्या। एक्चुअल में हुआ क्या, हम लोग जो ऑब्जर्व किया वो बड़ा डिफरेंट था। कैसे था, मैं सबसे पहले आपको पूरा एक्सपेरिमेंट समझाता हूं, फिर आपको याद करवाऊंगा और फिर आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक बच्चों। आप सबका मुझे ध्यान चाहिए। मान लेते हैं अपनी रिएक्शन हो रही थी, ऐसा मान लेते हैं सरल भाषा में कि जो रिएक्शन हो रही थी उसमें ए प्लस बी था और इससे प्रोडक्ट बन रहा था, क्लियर। मान लेते हैं टी बराबर 0 पे इसके मोल थे 0.01 और मान लेते हैं इसके मोल थे 10, राइट। बच्चों मैंने आपसे कह दिया ये जो रिएक्शन है वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। जिस वक्त मैंने कहा ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, आप खुशी से कूद गए। आपने कहा सर हमें एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो सीधे रिएक्शन को देख के लिख सकते हैं इसका रेट लॉ। तो क्योंकि आपको पता चला तो आपने मुझे कहा कि सर इसका जो रेट लॉ है वो इसका रेट लॉ कुछ ऐसा होगा, आर बराबर के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1, क्लियर। ये बच्चों हमने रेट लॉ लिख लिया। इसकी मदद से आप सब ने मुझे बता दिया सर ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर 2 है और इसकी जो मॉलिक्यूलर 2 आपने मुझे बता दिया। लेकिन फिर भी मैं कहा यार ये जो अपनी थ्योरी है ना, चलो इसे एक बार वेरीफाई करते हैं और एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं। मैंने कहा ठीक है सर कर लेते हैं। तो हुआ क्या, हमने एक्सपेरिमेंट किया। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने कंसंट्रेशन को बदल बदल के देखा कि किसके बदलने से रेट कैसा बदल रहा है। हमें उम्मीद थी कि आर बराबर के इंटू ए बी है, ठीक। तो अपन ने एक बार ए की कंसंट्रेशन को बदला, एक बार बी की कंसंट्रेशन बदला, कुछ ऐसे। टी बराबर 0 पे इसकी कंसंट्रेशन थी 0.01 और इसकी कंसंट्रेशन थी 10। किसी टाइम टी पे मान लो इसके 0.01 रिएक्शन में चले गए तो दोनों की जो स्टोइचियोमेट्री है वो है 1, है ना। तो इसके अगर 0.01 गए हैं तो इसमें से भी 0.01 जाएंगे बच्चों, और जो बचेगा वो कितना बचेगा, 9.99, क्लियर। इसको ऐसे समझिए कि जो रिएक्टेंट ए था, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन 0.01 थी और उसकी 10 थी। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो बी है वो ए के कंपैरिजन में एक्सेस में है। अगर कोई 0.01 है और अगर कोई 10 है तो जो 10 वाला है वो ए के कंपैरिजन में एक्सेस में है, मतलब एक दूसरे रिएक्टेंट से एक्सेस में है। तो हमने क्या किया, एक बार ए का एक बार बी का रेट लॉ लिखा। तो अपन ने जब ए का रेट समझा तो इनिशियल रेट लिखा, फाइनल रेट लिखा। जब हम इनिशियल रेट लिख रहे थे तो उसमें कंसंट्रेशन भी इनिशियल पुट कर रहे थे, और जब हम फाइनल रेट लिख रहे थे तो उसमें कंसंट्रेशन भी फाइनल पुट कर रहे थे। जो इनिशियल वाला कंसंट्रेशन है वो है 0.01 और जो फाइनल वाला कंसंट्रेशन है उसमें से 0.01 में से 0.01 चले गए, यानी कि जीरो बचा। 0.01 था उसमें से 0.01 चला गया, रिएक्शन में सारा चला गया, तो कितना बचा, जीरो। मतलब आपको ऐसा रियलाइज होगा कि इसकी कंसंट्रेशन के बदलने से रेट में चेंज हो रहा। एक्चुअली एक बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स का रूल है। रूल क्या है, स्मॉल में अगर स्मॉल का चेंज होता है, स्मॉल में अगर स्मॉल का चेंज होता है तो वो ऑब्जर्व होता है, करेक्ट। स्मॉल में अगर स्मॉल का चेंज होता है तो वो ऑब्जर्व होता है। स्मॉल में अगर स्मॉल का चेंज होता है तो वो ऑब्जर्व होता है। कंसंट्रेशन पहले बहुत छोटी थी, उसमें छोटा सा चेंज हुआ, आपको ऑब्जर्व हुआ। लेकिन जब हम बी की बात करते हैं तो बी का जो इनिशियल रेट था वो था आर बराबर के इंटू 10, और जब कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो गई तो उस समय जो हमने रेट लिखा वो लिखा 9.99। मुझे कोई भी बच्चा बता सकता है सर जो आर आई है वो आर फाइनल के लगभग बराबर होगा, मतलब अगर आप रेट की वैल्यू निकालोगे तो आपको लगेगा कि दोनों रेट लगभग समान है, नाम 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 मात्र का अंतर है जो कि नहीं है।
एक्चुअली मैथमेटिक्स का एक रूल होता है। रूल क्या होता है? बिग नंबर में मतलब लार्ज नंबर में अगर लार्ज में स्मॉल का चेंज होता है, लार्ज में स्मॉल का चेंज होता है, लार्ज में स्मॉल का चेंज होता है, तो वो ऑब्जर्व नहीं होता है, तो वो ऑब्जर्व नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब समझिएगा बच्चों, एक की कंसंट्रेशन बहुत कम थी और एक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। कम वाले में चेंज हुआ तो हमें ऑब्जर्व हुआ, ज्यादा वाले में उतना ही चेंज हुआ तो हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ। बच्चों एक्चुअल में हमें ऑब्जर्व क्या हुआ? हमें ऑब्जर्व ऐसा होगा, सर एक ही कंसंट्रेशन को बदला तो रेट बदला, एक ही कंसंट्रेशन को बदला तो रेट बदला, लेकिन जब बी की कंसंट्रेशन को बदला तो रेट नहीं बदला। तो हमें ऑब्जर्व ऐसा होगा, सर इस रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो केवल एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है लेकिन बी पे डिपेंड नहीं करता। होना क्या चाहिए था? ये वाला होगा क्या? नीचे वाला। मतलब मैं ऐसे लिख दूं या R बराबर K इंटू ए लिख दूं, ऐसे चलेगा? बिल्कुल चलेगा। बच्चों क्या होना चाहिए था? ऊपर वाला। क्या है? नीचे वाला। एक्चुअली में होता क्या है कि जब कभी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट एक्सेस में होता है तो उसके चेन से लगभग रेट में कोई चेंज नहीं आता, तो अपन ऐसा कहते हैं उसकी जो कंसंट्रेशन है ना कांस्टेंट है। तो क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, लगभग कांस्टेंट है, तो उससे रेट में कोई खास चेंज नहीं आता। तो उससे रेट में खास चेंज नहीं आता तो हमें ऐसा लगता है कि रेट उस पर डिपेंड नहीं हो रहा। बच्चों ये जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझाया उसे मैं इस भाषा में समझाता हूं, समझ में आए तो बताइएगा। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट होता है, कभी कभी ऐसा होता है रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट होता है, कोई कम तो कोई बहुत ज्यादा होता है, कोई कम तो कोई बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा होता है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नाम मात्र का होता है या ना कि बराबर होता है, तो हमें ऐसा आभास होता है, हमें ऐसा आभास होता है कि जो रिएक्शन का रेट है उस रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता जो एक्सेस में होता है। बच्चों यही स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। बच्चों यही स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ऐसा कभी कभी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट होता है, कोई कम तो कोई बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत ज्यादा होता है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज होने से रेट में कोई खास चेंज नहीं होता है, तो हमें ऐसा आभास होता है कि उस रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड नहीं होता है। बच्चों यही स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, यही स्यूडो यानी कि फेक, स्यूडो यानी कि फेक। बच्चों ये जो हमें आभास हुआ ये फेक आभास हुआ, लेकिन ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल होता है, जैसा हुआ वैसा हुआ मतलब नहीं, होता तो एक्सपेरिमेंटल है, जैसा आभास हुआ वही होगा। मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर इतना होना चाहिए था, लेकिन इस रिएक्शन का ऑर्डर तो नहीं माना जाएगा, जो थ्योरी से आया वो ऑर्डर नहीं माना जाएगा। अगर कोई मुझसे इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछेगा तो भैया ऑर्डर तो वन ही बताया जाएगा। क्या होना चाहिए था टू, पर क्या है वन। सच है कि आभास है? आभास है, स्यूडो है, फेक है, पर जो है वही है। हमें क्या आभास हुआ? वन। तो इसे अपन बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों मैं इसी चीज को आपको एक लाइव एग्जांपल से समझाता हूं। लाइव एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। गौर करिए, ये जो ईस्टर है वो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज हो रहा है। मैं आप सबको एक फैक्ट बता देता हूं, जो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर होता है, जो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर होता है, अगर वो बेसिक मीडियम में होता है बच्चों, अगर वो बेसिक मीडियम में है तो वो सेकंड ऑर्डर है। आप सब गौर करिएगा, यहां ये एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम का क्या केस है सुनिएगा। ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है, हम जब इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखते हैं बच्चों, तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन कैसा आना चाहिए था? R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। लेकिन ये हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जो वाटर है वो एक्सेस में है, वाटर बहुत ज्यादा है, किसी दूसरे रिएक्टेंट तुलना में बहुत ज्यादा है। तो वही वाली बात है, कभी कभी ऐसा होता है एक से ज्यादा रिएक्टेंट होता है, कोई कम तो कोई बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत ज्यादा होता है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज होने से रेट में कोई खास चेंज नहीं होता। तो हमें ऐसा आभास होता है कि रिएक्शन का जो रेट है उस एक्सेस वाले पे डिपेंड नहीं होता। मतलब ऐसा होना चाहिए था रेट लॉ, पर रेट लॉ ऐसा नहीं होगा, रेट लॉ कुछ ऐसा होगा। मतलब ये जो K इंटू वाटर है, ये जो K इंटू वाटर है, ये दोनों कांस्टेंट है। मतलब
आप ऐसा कह सकते हैं कि जो रेट कांस्टेंट पहले का था वो तो कांस्टेंट है ही से, और वाटर की कंसंट्रेशन भी लगभग कांस्टेंट है। तो दिस कांस्टेंट इनटू दिस कांस्टेंट, इसका हमने नाम रख दिया नया कांस्टेंट, दैट इज k डैश। तो अपने सामने जो नया रेट का एक्सप्रेशन बन जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा r बराबर k डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर। बच्चों सबसे पहले मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, फिर आपको याद कराया, अब एक ट्रिक बता देता हूं। अगर कभी किसी रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में होता है, अगर कभी ऐसा होता है, तो जो एक्सेस में होगा रिएक्शन का रेट उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होगा, जो भी एक्सेस में होगा। आज एक्सेस में वाटर है, रिएक्शन का नाम हाइड्रोलिसिस है, तो वाटर एक्सेस में है तो इस पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर? इसी के साथ मैं आपको एक रियल एग्जांपल और लेके बताता हूं, दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन का मतलब क्या है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल बताया जाता है, मैं तो बस आपको दो एग्जांपल बता रहा हूं जो आपके सिलेबस में है, आपको याद होना चाहिए। क्लियर? साथ में मैंने ये भी बता दिया कि अगर वही ईस्टर का हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में होता है तो वो सेकंड ऑर्डर होता है, जिसका जवाब मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म में। मैंने तो अभी आपको एक फैक्ट बताया कि एसिडिक मीडियम का हाइड्रोलिसिस सूडो ऑर्डर है, और जो केन शुगर का इन्वर्जन है दैट इज आल्सो अ सूडो ऑर्डर। कैसे? ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है, इसमें इसका जब हम रेट लॉ लिखेंगे तो कैसा होना चाहिए, R बराबर K इंटू C12H22O11 इंटू वाटर। बच्चों यहां पर जो वाटर है ना, ये भी एक्सेस में है, तो जैसा मैंने आपसे कहा, जो एक्सेस में होगा उसका रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एक्सेस में कौन है? वाटर। मतलब इस रिएक्शन का जो रेट है वाटर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब वाटर वाटर की पावर जीरो, या ऐसा समझो कि रेट लॉ एक्सप्रेशन वाटर नहीं आएगा। क्लियर? हमने इस प्रकार से जो रेट लॉ लिखा है यही रेट लॉ है, और इस रेट लॉ से जो ऑर्डर आया है यही स्यूडो ऑर्डर है। ये एक्चुअल ऑर्डर नहीं है। एक्चुअल क्या होना चाहिए था, टू क्या है, वन। दिस इज कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों यहां पे दो कंसेप्ट आते हैं। पहला कंसेप्ट आता है, ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? मुझे बच्चा बच्चा बता सकता है कि सर इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर वन। लेकिन वहीं पे दूसरा सवाल आता है, ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है एसिडिक मीडियम में, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलरिटी? अगर इसका ऑर्डर वन है तो क्या मॉलिक्यूलरिटी वन है? क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी वन है? तो जवाब है नहीं, मॉलिक्यूलरिटी वन नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन क्या है? कितने मॉलिक्यूल टकराए। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर पानी ना होता, अगर वाटर ना होता, केवल ईस्टर होता, तो क्या हाइड्रोलिसिस हुआ होता? नहीं हुआ होता। पानी का मॉलिक्यूल होता, ईस्टर ना होता, तो क्या हाइड्रोलिसिस होता? नहीं होता। ईस्टर होता, पानी ना होता, रिएक्शन नहीं होता। पानी होता, ईस्टर ना होता, रिएक्शन नहीं होता। दोनों का होना जरूरी है, एक दूसरे के बिना रिएक्शन नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं अपन ऐसा तो कह सकते हैं ना, पहली बार जब रिएक्शन हुई होगी तो दोनों के मॉलिक्यूल तो टकराए होंगे ना। पहली बार कितने मॉलिक्यूल कोलाइड हुए होंगे? दो। इसीलिए कहा जाता है इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो तो टू है, हाँ ऑर्डर वन है, हाँ हमें गलत आभास हुआ, पर क्या करें, ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल है, जो आपको एक्सपेरिमेंटल दिखाई देता है वही ऑर्डर लिखा जाता है, वही ऑर्डर लिखा जाता है। क्लियर? बच्चों ये जो हमारे सामने अगली रिएक्शन है, इस रिएक्शन का भी रेट लॉ अपन ने लिखा। इसका जो रेट लॉ आता है R बराबर K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर। ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी है, अगर कोई मुझसे इसका ऑर्डर पूछे तो बताओ इसका ऑर्डर हम क्या बोलेंगे? सर इसका ऑर्डर तो हम लोग बताएंगे वन। लेकिन अगर कोई मुझसे इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पूछता है तो क्या आप सब लोग मुझे बता सकते हो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? सर मॉलिक्यूलरिटी तो टू ही होगी। सर मॉलिक्यूलरिटी तो टू ही होगी। क्लियर? इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पहले टकराए होंगे? सर वही है कि इन दोनों मॉलिक्यूल के बिना रिएक्शन नहीं होती, और इन दोनों मॉलिक्यूल का होना जरूरी है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी टू है। कंसेप्ट नंबर वन, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का सवाल। कंसेप्ट नंबर टू, बच्चों सुनिएगा, ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी है, इसमें जो रेट कांस्टेंट लिखा है, ये जो रिएक्शन लिखी है, क्या इसका ऑर्डर टू है? इसका ऑर्डर टू है इस वाले रेट लॉ से। मतलब जब इसका रेट लॉ हमने थ्योरेटिकल लिखा, हमने रिएक्शन से लिखा, तो इस समय इसका जो के है, इसका के का यूनिट होगा, मतलब सेकंड ऑर्डर का होगा, और वो क्या होगा बच्चों, बोल पाओगे? मोल माइनस हाफ, लीटर प्लस हाफ, टी इनवर्स। अभी हम सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स नहीं लिख रहे हैं, मैं सिंपल लिख रहा हूं टी इनवर्स, आप समझ सकते हैं, कभी सेकंड तो कभी मिनट, जैसा पढ़ रहे हो वैसा। लेकिन जब के और वाटर का मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो अभी जो के डैश आया है, क्या यहाँ पे इसका ऑर्डर वन है? यानी कि अभी जो के डैश की यूनिट आएगी,
अभी जो K डैश की यूनिट आएगी, इस K डैश की जो यूनिट है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाली होगी, मतलब ये होगी सेकंड इनवर्स। बोलो हाँ या ना? ऑब्वियसली कभी सेकंड इनवर्स तो कभी मिनट इनवर्स। तो मैं जनरलाइज करने के लिए यहां लिख देता हूं टी इनवर्स, जनरलाइज करने के लिए यहां लिख देता हूं टी इनवर्स। क्लियर बच्चों? ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया सूडो ऑर्डर होता क्या है, सूडो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्यों किसी के ज्यादा होने से उस पर रेट नहीं डिपेंड करता, ये पूरा एक डाटा लेके आपको एक्सप्लेन किया। और फिर मैंने आपको याद कराया, एक ट्रिक बता देता हूं, जब भी कोई एक्सेस में होगा, जब भी कोई एक्सेस में होगा, रेट लॉ उस पर डिपेंड नहीं होगा। यही रूल के साथ आओ एक सवाल करते हैं। क्लियर? यही रूल के साथ आओ एक सवाल करते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पे एक सवाल है। क्रिकेट देखते हो आप लोग? बेटा क्रिकेट देखते हो? देखते हैं। तो पता है, जब अपन क्रिकेट देखते हैं तो पता कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं, अरे यार ये बॉल नहीं खेल। होता क्या है कि वही वाली बात यहाँ पे है। अब जब मैंने आपसे कहा आपको ध्यान से सुनना है तो ध्यान से सुनना है। अब आप नहीं सुनोगे तो फिर कैसे मजा आएगा? मत सुनो, फिर बोलते रहना। आप सबके सामने स्क्रीन पे एक सवाल है, a प्लस टू बी से बना c, r बराबर k इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 2, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ a इज टेकन एक्सेस। आपको रिएक्शन का ऑर्डर बताना है अगर a एक्सेस में है। बेहद ही आसान सवाल है, बेहद ही आसान सवाल। कोई भी बता सकता है सर यहाँ पे a की पावर 0 होगा, मतलब जो रेट लॉ होगा r बराबर k इंटू बी की पावर 2 होगा। बच्चों ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ऑब्वियसली सूडो सेकंड ऑर्डर आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो। लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन इस सवाल के माध्यम से आपको हमने सिखाया, इस सवाल के माध्यम से आपको हमने सिखाया कैसे सवाल करना है। क्लियर? जो भी एक्सेस में होगा, ऑब्वियसली आदित्य बेटा, जो भी एक्सेस में होगा उसे हम उसकी पावर 0 यानी उसका ऑर्डर 0 मान लेंगे। बच्चों यहां तक जो हमारा सफर था, ये सफर था सारा का सारा, ये सफर था सारा का सारा हमारा केमिकल काइनेटिक्स में रेट और मैकेनिज्म और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि केमिकल काइनेटिक्स हमें उस सवाल का जवाब देता है कितने समय में कितना। हमने कितने समय में कितना का जवाब तो ढूंढ लिया। अगर आज आपसे कोई पूछता है कि बताओ कितनी देर में 75% खत्म होगा, कितनी देर में 25% खत्म होगा, कितनी देर में 87.5% खत्म होगा, हाँ आज आप निकाल सकते हैं, बशर्ते सबसे पहले आपको पता हो ऑर्डर। एग्जैक्टली आपके सिलेबस में केवल 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन कहीं ना कहीं उस कंसेप्ट से आपको ये तो सिखा दिया गया कि दुनिया में किसी भी रिएक्शन में आप इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हो, बशर्ते आपको पता हो ऑर्डर और पता हो इंटीग्रल रेट लॉ। बच्चों केमिकल काइनेटिक्स का एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये भी है कि वो हमें ये समझाता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। केमिकल काइनेटिक्स हमें रेट के बारे में समझाता है, मैकेनिज्म के बारे में समझाता है एंड द फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं एक थ्योरी जिसका नाम है कॉलिजन थ्योरी। सबसे पहले हम लोग कॉलिजन थ्योरी को समझेंगे। जब हम कॉलिजन थ्योरी को समझ जाएंगे तो हम समझेंगे आखिर रिएक्शन होती कैसे है। जब हम रिएक्शन होती कैसे है को समझ जाएंगे तो हम समझेंगे ऐसे कितने फैक्टर्स होते हैं जिनके बदलने से किसी रिएक्शन का रेट बदलता है। बच्चों ऐसे न जाने कितनी थ्योरी है, आप सबके सामने आपके सिलेबस में जो थ्योरी है उसका नाम है कॉलिजन थ्योरी। मैं नहीं कह रहा हूं दुनिया में केवल कॉलिजन थ्योरी है। सर ये कौन सी थ्योरी है, ये किस थ्योरी, ये क्या बताएगा? कॉलिजन थ्योरी हमें यह समझाता है कि कब कभी कोई रिएक्शन होती है, कैसे होती है। कॉलिजन थ्योरी जिसे मैक्स स्ट्राउस और विलियम लुइस ने दिया था, इन्होंने कहा था कि बेटा रिएक्शन होने के लिए कॉलिजन का होना जरूरी है। और सच में बचपन से आपको जितने कंसेप्ट साइंस में पढ़ाए जाते हैं वो ऐसे पढ़ाए जाते हैं कि आपका दिमाग ये सोचना शुरू कर देता है कि रिएक्शन तभी होता है जब कॉलिजन होता है। बिना कॉलिजन के भी रिएक्शन होता है, लेकिन कॉलिजन थ्योरी कहता है रिएक्शन तभी होता है जब कॉलिजन होता है। ये कॉलिजन थ्योरी है, एक थ्योरी है। जब भी कभी कोई थ्योरी आती है तो थ्योरी कुछ अजम्पशन पे बेस्ड होती है, कुछ पोस्टुलेट्स पे बेस्ड होती है। तो एक्चुअली में इस थ्योरी के भी कुछ अजम्पशन थे, वो अजम्पशन आगे चल के लिमिटेशंस बन जाते हैं, ये बात की बात है। लेकिन बिना किसी अजम्पशन की कोई थ्योरी नहीं होती है। चाहे बिग बैंग थ्योरी हो, चाहे कोई भी थ्योरी हो, हमेशा कुछ अजम्पशंस पे होती है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैक्स स्ट्राउस और विलियम लुइस ने कहा कि रिएक्शन तभी होगी जब उनके बीच में कॉलिजन होगा। उन्होंने कहा कॉलिजन होना जरूरी है। इन सब बातों को समझने के लिए जो इन्होंने रिएक्शंस के होने की वजह बताई, जिसकी मदद से हम रिएक्शन के रेट को समझ पाएंगे, इन्होंने सारी बातें तब बताई जब वो रिएक्शन गैसियस हो। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इनके पोस्टुलेट्स थे रिएक्शन मस्ट बी गैसियस। गैसियस रिएक्शन होनी चाहिए एक बात,
और इनके जो कंसेप्ट है, इनकी जो थ्योरी है, वो तभी अप्लाई होंगी जब बाइमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब जब भी मैं आपसे सारी बातें कर रहा हूंगा तो आप ये मान के चलना जो रिएक्शन है वो बाइमोलिकुलर है। मतलब कभी पल भर के लिए मत सोचना कि 3 मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है, उसकी वजह मैं कुछ ही देर में आगे आपको दूंगा। फिलहाल इनका जो लॉजिक है वो ये कहता है कि रिएक्शन मस्ट बी गैसियस, रिएक्शन मस्ट बी बाइमोलिकुलर। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब मॉलिक्यूल्स का आपस में कॉलिजन होता है तो कॉलिजन होने के बाद रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। उस वक्त उन्होंने कहा कि जब रिएक्शन होती है तो स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता। भले हम सबको पता है कि रिएक्शन होने के पहले मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कुछ और हो सकता है, स्ट्रक्चर कुछ और हो सकता है, रिएक्शन के बाद में स्ट्रक्चर कुछ और हो सकता है। लेकिन जब हम कॉलिजन थ्योरी पढ़ते हैं तो कॉलिजन थ्योरी मैक्स स्ट्राउड और विलियम लुईस साहब ने ऐसा माना कि रिएक्शन होने के पहले वो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है दे आर हार्ड स्फीयर्स, और रिएक्शन होने के बाद भी दे आर स्टिल हार्ड स्फीयर्स। ये कहने का मतलब है कि रिएक्शन होने के पहले और रिएक्शन होने के बाद इनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया। मतलब जो कॉलिजन थ्योरी है वो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को इग्नोर करती है। क्लियर? कॉलिजन थ्योरी कहती है कोई रिएक्शन तभी होगी जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल के बीच में कॉलिजन होगा। ये कुछ ऐसा है, मैंने किसी बच्चे से पूछा एक बच्चा डॉक्टर कब बनेगा, तो बच्चे ने कहा जब वो पढ़ेगा। अब यहां अपनी अपनी लोग थ्योरी दे सकते हैं, कोई कहेगा जब पढ़ेगा तब डॉक्टर बनेगा, कोई कहेगा जब ये होगा तब होगा। तो वही वाली बात है, रिएक्शन कब होती है, बच्चा डॉक्टर तब बनता है। रिएक्शन कब होती है, समझाने के न जाने कितने लॉजिक है, बच्चा डॉक्टर तब बनता है, समझाने वाले न जाने कितने हैं। कॉलिजन थ्योरी उनमें से एक थ्योरी है। तो कॉलिजन थ्योरी कहती है रिएक्शन तब होगी जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन होगा। तो मेरी थ्योरी कहती है एक बच्चा डॉक्टर तब बनेगा जब वो पेपर देगा। अरे जब पेपर देगा तब ना डॉक्टर बनेगा, बिना पेपर के तो डॉक्टर नहीं बनने वाला। जब नीट का पेपर दोगे, खूब पढ़ा खूब पढ़ा खूब पढ़ा, पेपर देने नहीं गए, मतलब कॉलिजन होना जरूरी है। वैसा ही जैसे एक बच्चे का पेपर देना जरूरी है। मतलब हमारे जहन में एक सवाल तो आना चाहिए, सर पेपर देने वाला क्या हर बच्चा डॉक्टर बनता है? क्या कॉलिजन होने वाला हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है? हाँ, आपने कहा कि कॉलिजन होना जरूरी है, कॉलिजन होगा तभी प्रोडक्ट बनने की गुंजाइश है। क्या हर कॉलिजन प्रोडक्ट बनाता है? तो हमने यही सवाल मैक्स स्ट्राउड और विलियम लुईस से पूछा। उन्होंने कहा देखो अगर इसको समझना है तो पहले एक टर्म को समझना होगा, वो टर्म है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन मतलब कोलाइड होने की फ्रीक्वेंसी, मतलब पर यूनिट टाइम। बोले हाँ पर यूनिट टाइम है, साथ में ये भी समझो पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में हर सेकंड में कितने कॉलिजन हो रहे हैं। समझो ये जो आपके सामने बना है, इमेजिन करो दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो आपके सामने डायग्राम बना है, इमेजिन करो दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम। इमेजिन करो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, राइट? ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है और एक सेकंड में इसके अंदर बहुत सारे गैसियस बाइमॉलिक्यूलर आपस में कॉलिजन हो रहे हैं। मैंने बच्चे से कहा सोचो कितने कॉलिजन हो रहे होंगे। ये कुछ ऐसा था, मैंने किसी वेटिकन सिटी के बंदे से कहा सोचो हमारे इंडिया में हर साल कितने बच्चे पेपर देते होंगे। तो मैक्स स्ट्राउड और विलियम लुईस से पूछा गया कि भाई सोचो हर सेकंड में कितने कॉलिजन होते होंगे। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कितने होते होंगे। कुछ बच्चों ने कहा सर लाख होंगे, 10 लाख होंगे, करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे। ये वही वाली बात है कि वेटिकन सिटी का बंदा कहेगा इंडिया में सर पेपर देने वाले बच्चे 100 होंगे, 1000 होंगे, लाख होंगे, 2 लाख होंगे। लेकिन जैसे उससे हमने कहा नहीं, इंडिया में मेडिकल का पेपर देने वाले बच्चों का नंबर लाख 2 लाख नहीं है, 15 लाख है। तो उसके होश वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे जब मैं आपसे कहता हूं बेटा एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर थोड़ा हाथ में सोचना, इमेजिन करना, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 कॉलिजन हो रहे हैं। मींस द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मींस द जेड इन जनरल इज इन द रेंज ऑफ 10 की पावर 25, 10 की पावर 28। अरे भाई साहब कितना बड़ा नंबर है। हर सेकंड इतने सारे कॉलिजन हो रहे हैं, हर साल 15 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, इतने सारे कॉलिजन हो रहे हैं। लेकिन मैक्स स्ट्राउड और विलियम लुईस ने पाया कि इतने सारे कॉलिजन में से एक बहुत बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इतने सारे बच्चे पेपर देते हैं लेकिन एक बहुत कम फ्रैक्शन है जो डॉक्टर बनता है। मतलब डॉक्टर बनने के लिए पेपर देना जरूरी है, रिएक्शन होने के लिए कॉलिजन होना जरूरी है। पेपर देने गए 15 लाख, कोलाइड होता है 10 की पावर 25, 10 की पावर 28, लेकिन डॉक्टर बनते बहुत कम, लेकिन प्रोडक्ट बनता है बहुत कम। आखिर ऐसा क्यों होता है? बोले टकराना जरूरी है, बिना टक्कर के प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये सच्चाई है। लेकिन हर टक्कर प्रोडक्ट नहीं बनाता है, मात्र वही कॉलिजन प्रोडक्ट बनाता है, मात्र वही प्रोडक्ट बनाता है जिसका कॉलिजन इफेक्टिव कहलाता है। मतलब कॉलिजन होना चाहिए,
खूब होना चाहिए, बट द कोलिजन मस्ट बी इफेक्टिव। बच्चे को पेपर देना चाहिए, पेपर देने के पहले पढ़ना चाहिए। हर पढ़ने वाला बच्चा पेपर देता है, हर पढ़ने वाला बच्चा पेपर देता है। पढ़ने से डॉक्टर नहीं, जो इफेक्टिव पढ़ाई करता है उससे डॉक्टर बनता है। अच्छा, तो मात्र वही कोलिजन प्रोडक्ट बना पाएंगे, मात्र वही कोलिजन प्रोडक्ट बना पाएंगे जो इफेक्टिव कोलिजन कह पाएंगे। तो जहन में एक सवाल तो आया, सर ये इफेक्टिव पढ़ाई कैसे होती है, सर ये इफेक्टिव कोलिजन कैसे होता है। मैक्स ट्राउट और विलियम लुइस ने कहा, किसी भी कोलिजन के इफेक्टिव होने की कुछ शर्तें होती हैं। पढ़ाई के इफेक्टिव होने की कुछ शर्तें होती हैं, जो उन शर्तों पे खरा उतर जाएगा वही इफेक्टिव पढ़ाई कर पाएगा, वही डॉक्टर बन पाएगा। पल भर के लिए ये डॉक्टर की थ्योरी को साइड में रखते हैं और कॉलिजन थ्योरी में आते हैं, कुछ कंसेप्ट आने वाले हैं। क्लियर? तो कॉलिजन होना जरूरी है। कॉलिजन बहुत सारे होते हैं हर सेकंड में, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत थोड़ा सा हिस्सा बनता है, और मात्र वही प्रोडक्ट बना पाता है जो इफेक्टिव कॉलिजन करता है। आखिर ये इफेक्टिव कॉलिजन क्या होता है, कौन कौन सी शर्तें होती है? बोले, किसी भी कॉलिजन को इफेक्टिव होने के लिए उसे दो बैरियर्स, दो हर्डल को क्रॉस करना होता है। किसी बच्चे को इफेक्टिव पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है साल भर में। उसके जीवन में न जाने कितने हर्डल्स होते हैं, कभी इंटरनेट नहीं, कभी ये नहीं, कभी मन नहीं लग रहा, कभी व्हाट्सएप, कभी कुछ। लेकिन रिएक्शन की जिंदगी में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की लाइफ में केवल दो बैरियर, अगर वो इन दो बैरियर्स को क्रॉस कर लेता है तो उसका कॉलिजन इफेक्टिव हो जाता है, और अगर इफेक्टिव कॉलिजन हो जाता है तो प्रोडक्ट झटके से बन जाता है। उनमें से वो दो बैरियर थे, उनमें से सबसे पहला बैरियर था एनर्जी का और दूसरा बैरियर था ओरिएंटेशन का। आओ एक एक करके इन बैरियर्स को समझते हैं। मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, अगर एनर्जी बैरियर, बैरियर बोल रहे हैं अपन, है ना, मतलब हर्डल है, मतलब रुकावट है, मतलब अड़चने हैं, और ओरिएंटेशन बैरियर, अगर वो इन दो बैरियर को फुलफिल कर लेता है, अगर वो इन दो बैरियर को क्रॉस कर लेता है तो प्रोडक्ट बन जाएगा। और एक एक करके समझते हैं, एनर्जी बैरियर क्या होता है, ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है। समझाने के पहले एक छोटा सा कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं। इमेजिन करो ये चट्टान यहां पर है, क्लियर? इस चट्टान को हमें नीचे गिराना है, क्लियर? तो इस चट्टान को नीचे गिराने के लिए इसे मैं नीचे तक लेके आऊं कि केवल ऊपर तक ले जाके छोड़ दूं, आप नीचे आएगा? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, इस चट्टान को, इस रॉक को हम ऊपर तक लेके जाए तो अपने आप आएगा, नीचे तक ले जाने में एनर्जी खर्च करनी होगी? आपने बिल्कुल सही कहा, सर इसे ऊपर तक ले जाओ, नीचे अपने आप आएगा। बच्चों, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये चट्टान जब यहां था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, लेकिन जैसे ये चट्टान, ये रॉक यहां पहुंचता है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है पहले से ज्यादा होती है। ये अपने सबसे अनस्टेबल सिचुएशन पे है। दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है, जैसे आपने चट्टान को ऊपर पहुंचा दिया, ये सबसे अनस्टेबल सिचुएशन पे है, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, चाहे तो लेफ्ट जाएगा चाहे तो राइट जाएगा। आपने उस टॉप मोस्ट पॉइंट से इसे हल्का सा साइड में रखा है, सर ये अपने आप नीचे चला आएगा, मतलब सारा खेल सबसे ऊपर पहुंचाने का है। मैक्स ट्राउट और विलियम लुइस ने कहा, अरे भाई कुछ ऐसा ही रिएक्शन के जीवन में होता है। उन्होंने कहा कुछ ऐसा ही रिएक्शन के जीवन में होता है, उसके जीवन में भी एनर्जी बैरियर होता है, बस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को यहां पहुंचाने का खेल होता है। जैसे ऊपर पहुंचता है वो इफेक्टिव कोलिजन में तब्दील होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निकलिटीज हैं, यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड हैं, आओ उन्हें समझते हैं। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक ग्राफ लेके आया हूं, ठीक? ये जो ग्राफ है बच्चों, इस ग्राफ में हमने गैसियस बाइमॉलिक्यूलर बनाया। ये गैसियस है, ये बाइमॉलिक्यूलर है, क्लियर? क्यों दो मॉलिक्यूल बनाए, समझ पाए? ये गैस है और बाइमॉलिक्यूल है, इनका रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से बन रहा प्रोडक्ट, ये बॉन्ड बन गया तो इससे मैंने साथ में जोड़ दिया। बॉन्ड बनने का मतलब है साथ में जोड़ दिया। अरे ठीक है, क्या ज्यादा जुड़ गए क्या? जैसे ही हमने इन दोनों को बॉन्ड बनाया तो समझ में आ गया कि ये दोनों जुड़ गए, मतलब ऐसे मानो ये AB है और ये मानो ये AB कंबाइंड है, क्लियर? होता क्या है, ये जो AB का मॉलिक्यूल है इसे हमें सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहां पहुंचाना है, और जैसे यहां पहुंचेगा खेल हो जाएगा। टेक्निकल शब्दों में ये जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो सबसे ऊपर का शिरा है ना बच्चों, यहां पे जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर मैं टेक्निकल भाषा में आपसे बात करूं तो ऐसे करूंगा, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब उन्हें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जैसे बनेगा ना वैसे तो वो अपने आप प्रोडक्ट बनाएगा। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास अपनी कुछ एनर्जी है, पल भर के लिए मान लो इनकी एनर्जी है 40,
और ये जो एनर्जी के एक्सिस है यहाँ 0 है, ये 40 है, और पल भर के लिए मान लो ये जो एनर्जी है वो 100 है, राइट। ये जो टॉप मोस्ट वाला पॉइंट है बच्चों, इसे अपन बोल देते हैं 100, क्लियर। ये जो टॉप मोस्ट वाला पॉइंट है इसे बोल देते हैं 100। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, हमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को ऊपर पहुंचाना है। ये कुछ ऐसा है जैसे चट्टान को ऊपर पहुंचाना है। मैंने बच्चों से सवाल पूछा, बेटा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को और कितनी एनर्जी मिल जाए, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को और कितनी एनर्जी मिल जाए कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले, तो आप क्या बोलोगे? 60। ये जो 60 है, ये जो और कितनी है, ये जो मिनिमम एक्स्ट्रा है ना बच्चों, इसे ही हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसे ही हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अगर मैं मैक्स स्ट्राउड और विलियम लुइस से बात करूंगा तो ऐसे बात करूंगा, कैसे सुनिएगा, वो जो आपको मैं समझा तो उसे ऐसे बोलता हूं, कैसे? एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए एनर्जी बैरियर को फुलफिल करना होगा, मींस टू से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मैंने बोला तो अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी है मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने की एनर्जी। हमने इसे ऐसा फील किया, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। लेकिन एनसीईआरटी इसे ऐसे डिफाइन नहीं करता। एनसीईआरटी कहता है जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, एनसीईआरटी की भाषा में बता रहा हूं, उसने कहा मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी, हाँ एक्स्ट्रा एनर्जी तो है, क्या बनाने की? टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने की, शिखर तक पहुंचाने की जो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एनर्जी है वही एक्टिवेशन एनर्जी है। बच्चों अगर मैंने आपसे अगला सवाल पूछा होता, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए टोटल कितनी एनर्जी चाहिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए टोटल मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, कम से कम कितनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स बन जाए, क्या बोलोगे? मिनिमम कितनी चाहिए, कम से कम कितनी? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, हेलो, मेरा सवाल पहला क्या था? पहला सवाल फिर सुनो, रिएक्टेंट को और कितनी एनर्जी मिल जाए कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए? 60। मेरा अगला सवाल, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए टोटल कितनी एनर्जी चाहिए, टोटल कितनी चाहिए, टोटल कितनी चाहिए? तो आप क्या बोलोगे? सर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो हमें सर टोटल जो है ना, सर हमें जो टोटल है वो टोटल चाहिए 100। अरे यार ध्यान से देखो ना, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है और एनर्जी तो यहां से मेजर होगी ना, तो टोटल कितनी चाहिए? 100। ये जो टोटल 100 है ना बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। पॉइंट टू बी नोटेड, ये टीई टोटल एनर्जी नहीं है, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब अब हम इन शब्दों में बातें करेंगे, हम ऐसे भी बात कर लेते सर ब्रेकर को क्रॉस कराना है, सर धक्का मार, ऐसे बातें नहीं करेंगे। अपन अब टेक्निकल शब्दों में बात करेंगे, कैसे बात में सुनना, reactant molecule must have activation energy. To form activated complex, there must be some threshold energy. वही वाली बात है, वही फील है, बस शब्द थोड़ा सा साइंटिफिक हो गए, क्लियर? तो आप लोग समझ जाना थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है। बच्चों सुनिएगा ध्यान से, आप सबके सामने ये जो ग्राफ बना है, इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी 40 है और प्रोडक्ट की एनर्जी 40 से कम है कि ज्यादा है? जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो 40 से कम है कि ज्यादा है? बच्चों बोलो ना, 40 से कम है कि ज्यादा है? कम है। बच्चों बहुत बढ़िया, आप सब समझ गए कि इसमें जो प्रोडक्ट है उसकी जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से कम है, मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है। बच्चों एक बात बताओ, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा प्रोडक्ट से, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? Which is more stable, whether it is which is more stable, product or reactant? All right, कौन stable? sir product is more stable, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। बहुत बढ़िया। बच्चों एक बात बताओ, प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? विच इज द मोस्ट अनस्टेबल? इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? विच इज द मोस्ट अनस्टेबल? सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा अनस्टेबल है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो सबसे ऊपर बनता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मेरी बात को सुनिएगा, रिएक्टेंट ये वाला पॉइंट और प्रोडक्ट ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट के बीच का जो सफर है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो सफर है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। उसके जीवन में ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये जितने पॉइंट है सब ट्रांजिशन पॉइंट है, सब ट्रांजिशन स्टेट है, राइट। ये कुछ ऐसा है, जब एक बच्चा मेडिकल एग्जाम की तैयारी करता है तो साल भर का उसका जो प्रिपरेशन है ये उसका ट्रांजिशन फेज होता है।
हर दिन वो बदलता है, हर दिन वो सीखता है, टीचर की बात मानता है, होमवर्क करता है तो खुद को अपने हिसाब से ढालता है, नहीं सुनता तो दूसरे तरह का ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब कितने कितने स्टेट इसमें ट्रांजिशन हुआ, उस ट्रांजिशन स्टेट का जो हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट है उसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ये पूरा पाथ ट्रांजिशन हो रहा है और जो हाईएस्ट सेशन क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस ग्राफ में जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है वो कौन है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, राइट? बच्चों एक बात बताओ, किसकी एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की, किसकी एनर्जी कम, रिएक्टेंट की। क्या हम लोग डेल्टा एच निकाल लें? तो डेल्टा एच निकालने का तरीका होता है एचपी माइनस एच आर। बोलो हाँ या ना, बोलो ये निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, बोलो ये निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा। एक बात बताओ, निगेटिव आया तो हम क्या समझे, ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? आप सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया सर, ये एक्सोथर्मिक है। डेल्टा एच निगेटिव आया मतलब हम समझ के ग्राफ एक्सोथर्मिक है। आज सब आपके दिमाग में सेट हो जाए, जब जब प्रोडक्ट नीचे होगा मतलब वो एक्सोथर्मिक है, जब जब प्रोडक्ट नीचे होगा मतलब वो एक्सोथर्मिक है। क्लियर? बच्चों दुनिया में दो तरह की रिएक्शन होती है, कुछ रिवर्सिबल तो कुछ इरिवर्सिबल होती हैं। रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से बना रिएक्टेंट रिवर्सिबल। लेफ्ट से गए राइट फॉरवर्ड, राइट से गए लेफ्ट बैकवर्ड, लेफ्ट से गए राइट फॉरवर्ड, राइट से गए लेफ्ट बैकवर्ड, लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं, इस रिएक्शन बोलेंगे फॉरवर्ड। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है उसे बोलेंगे EAF। बच्चों उसी प्रकार से अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती तो बैकवर्ड भी आई होती, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के जैसा बन गया होता, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के जैसा बन गया होता। तो रिएक्टेंट को यहां पहुंचने का, टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचने का, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने का जो एनर्जी का गैप होता, बच्चों क्या वही EAB होता? बोलो ना, क्या वही EAB होता? मेरी बात को सुनिएगा, डेल्टा एच, एक मिनट यार ऐसे में कंफ्यूजन लगेगा, EAF जो कि ये ब्लैक वाली लाइन है और रेड वाली लाइन इधर बना रहा हूं मैं, है ना, इधर वाली, ये हो गई अपनी रेड वाली लाइन जिसे अपन बोल रहे हैं EAB। आपको समझ में आना चाहिए इसे हम EAB क्या बोल रहे हैं, EF क्या है। काली वाली लाइन हो गई EAF और लाल वाली लाइन हो गई EAB। क्लियर? बच्चों सुनिएगा ध्यान से, ये हो गया रिएक्टेंट जिसकी एनर्जी है HR, ये हो गया प्रोडक्ट जिसकी एनर्जी है HP। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस करते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस करते हैं तो डेल्टा एच मिलता है। शायद जो डेल्टा एच होगा वो यही तो होगा, बोलो ना, शायद जो डेल्टा एच होगा वो यही तो होगा, बोलो ना। बहुत बढ़िया, जो डेल्टा एच होगा वो यही तो होगा। कुछ बच्चे पता कसम खा के बैठे हम नहीं सुनेंगे। अभी मैंने बताया था EF क्या होता है, एक बच्चा पूछे सर EF क्या होता है, नहीं बताऊंगा। बच्चों इन दोनों के बीच का जो गैप होता है क्या वही डेल्टा एच है? अरे बोलो ना, इन दोनों के बीच का जो गैप है क्या वो वही डेल्टा एच है? हाँ है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर मुझे नीली वाली लाइन चाहिए, नीली वाली लाइन, तो क्या मैं लाल माइनस काली कर दूं, रेड माइनस ब्लैक बराबर ब्लू कर दूं, चलेगा? अरे बोलो ना, लाल माइनस काला कर दूं तो क्या नीला मिल जाएगा? मिल जाएगा। बच्चों इसी को हम मैथमेटिकल भाषा में लिख देते हैं, कैसे लिखूं सुनिएगा, EAB माइनस EAF बराबर डेल्टा एच मिल जाएगा। बच्चों ऐसा लिखने में एक गलती है, कोई पकड़ पाएगा गलती तो मुझे बताना जरा। ऐसा लिख सकते हैं पर ऐसा लिखने में एक गलती है, किसी को गलती मिले तो बताना। एक गलती है सर, EAB मतलब लाल वाली लाइन, EAF मतलब काली वाली लाइन। सर लाल माइनस काला, सर लाल बड़ी है काली छोटी है तो बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव है, सर डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया पर ये तो एक्सो है, डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, निगेटिव। ऐसा करते हैं क्योंकि इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है, तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए, उसे सेटिस्फाई करने के लिए इसे हम ऐसा लिख देते हैं EAF माइनस EAB। बोलो क्या अभी डेल्टा एच निगेटिव आएगा? क्या अभी डेल्टा एच निगेटिव आएगा? हाँ सर अब डेल्टा एच निगेटिव आएगा। आज से अपने सामने फॉर्मूला हो गया, अगर कभी भी डेल्टा एच निकालना है तो दो मेथड, एक तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी का डाटा दिया है तो EAF माइनस EAB कर दो, EAF माइनस EAB। EAF का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन और EAB का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन। बच्चों ये जो ग्राफ हमने बनाया ये किसका था, एक्सो का था कि एंडो का था? ये किसका था, एक्सो का था कि एंडो का था?
एक्सो का। तो स्वाभाविक सी बात है ऐसा ग्राफ एंडो का भी बना होगा। चलो एंडो की भी बात कर लेते हैं। अरे ग्राफ तो बना हुआ है, मैं तो बस अलग अलग रंग की लाइन बनाऊंगा, आप तो मुझे लाइन का नाम बताते चलना। ठीक, सबसे पहले बना रहा हूं लाल लाइन। देखो कहां मैंने बनाया, ये टॉप मोस्ट पॉइंट से लेके नीचे तक। बताओ इसको क्या बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे? आप तो बस नाम बताना, क्या बोलेंगे बच्चों? थ्रेशोल्ड एनर्जी। बहुत बढ़िया, लाल वाली लाइन हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो बनाते हैं हरी वाली। हरी वाली लाइन यहां से लेके यहां तक, ये जो मैंने आपके सामने हरी वाली लाइन बनाई है, आप मुझे बताओ इसे क्या बोले? रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसे EAF बोले कि EAB बोले? इसे EAF बोले कि EAB बोले? फॉरवर्ड का एक्टिवेशन है, बैकवर्ड का? फॉरवर्ड का, मतलब इसे हम EAF बोल दें, चलेगा। बहुत बढ़िया बच्चों, मैं एक अलग रंग की लाइन बना रहा हूं, नीली रंग की। ये प्रोडक्ट है और ये टॉप मोस्ट पॉइंट। तो नीली वाली जो लाइन आपको नजर आई होगी, जस्ट अभी मैंने बनाया, बोलो इसे क्या बोले? इसे EAB बोल दे, चलेगा? EAB बोल दे, अरे बहुत बढ़िया। चलो हम डेल्टा एच बनाते हैं। मैं आपके सामने एक अलग रंग की लाइन लेके आ रहा हूं, ये अलग रंग की लाइन है। ये जो मैंने आपके सामने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का गैप लिखा, क्या यही डेल्टा एच है बच्चों? अरे बोलो ना, बहुत बढ़िया। क्या यही डेल्टा एच है? हाँ। फॉर्मूले से बात करें तो सर फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, डेल्टा एच बराबर EAF माइनस EAB। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी में आया कि भैया कॉलिजन होना जरूरी है। कॉलिजन होना जरूरी है, मात्र कॉलिजन होने से प्रोडक्ट नहीं बनता है। कॉलिजन होने के लिए, प्रोडक्ट बनने के लिए इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कॉलिजन तभी होगा जब वो दो बैरियर को क्रॉस करेगा। उनमें सबसे पहला बैरियर है एनर्जी बैरियर। सर ये एनर्जी बैरियर क्या होता है? मैंने कहा ये जो एक्टिवेशन एनर्जी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसी का मतलब एनर्जी बैरियर है। मैंने इन कंसेप्ट से आपको एनर्जी बैरियर का लॉजिक समझाया। बेटा मैं आपसे एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूँ, कॉमन सेंस का सवाल, देखते कौन जवाब देता है। पल भर के लिए मान लो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये जो एनर्जी बैरियर है, पल भर के लिए मान लो ये ब्रेकर है। ब्रेकर, वो जो अपन चलते गाड़ी में तो रास्ते में आता है ना ब्रेकर, पल भर के लिए मान लो ये ब्रेकर है। ठीक, बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब ब्रेकर बड़ा होगा, जब ब्रेकर बड़ा होगा तो ईए, तो ईए, जब ब्रेकर बड़ा होगा तो ईए बड़ा होगा। बहुत बढ़िया, मतलब जितना बड़ा ईए उतना बड़ा ब्रेकर। जब ब्रेकर बड़ा होगा तो आप मुझे बताओ जो स्पीड है वो कम होगी कि ज्यादा? जो स्पीड है वो कम होगी कि ज्यादा? स्पीड होगी कम। अच्छा जो स्पीड होता है क्या वही रेट होता है? जो स्पीड होता है क्या वही रेट होता है? अरे लो हमने बातों बातों में रूल बना लिया, ब्रेकर जितना बड़ा, ब्रेकर जितना बड़ा स्पीड उतनी कम, ये जितना बड़ा स्पीड उतनी कम। मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कहीं ना कहीं अपने को फील आना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन में एनर्जी बैरियर, अब मैं टेक्निकल शब्दों बातें कर रहा हूं, किसी भी रिएक्शन में जो एनर्जी बैरियर है जितना कम होगा उस रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा, और बैरियर जितना बड़ा होगा उसका रेट उतना कम होगा, क्योंकि बैरियर को क्रॉस करने में उसे इनपुट देना पड़ेगा। बच्चों अगर आप इसे समझ गए हैं तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी से आंसर देना। किसी भी सवाल में EAF लिखा है उसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, EAB लिखा है मतलब एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर सिंपली EA लिखा है तो EA का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसी की तर्ज पे आप सबके सामने एक सवाल है, जल्दी से आंसर देंगे ताकि मैं समझ जाऊं आप सब सीख गए हैं। डाटा किसका गिवन है? एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी का डाटा गिवन है, सिंपल लिखिए ना, डेल्टा एच बराबर EAF माइनस EAB, साइन के साथ पुट करिए, सॉल्व करिए। डेल्टा एच बराबर EAF माइनस EAB, साइन के साथ पुट करिए, सॉल्व करिए। बहुत बढ़िया, मुझे लाइन से सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है एंड द करेक्ट आंसर इज 40 किलो जूल। बच्चों जब हम कॉलिजन थ्योरी पढ़ रहे थे तो मैंने कहा इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए एनर्जी बैरियर होता है। तो एनर्जी बैरियर का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप सबके जहन में एक सवाल आया होगा, सर जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है आपने कहा ब्रेकर के जैसा है, सर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? बेटा जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वो किसी भी रिएक्शन के बदलने से बदल जाता है। कहने का मतलब है जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होता है। स्वाभाविक सी बात है,
अलग अलग रिएक्टेंट होगा, तो अलग अलग बॉन्ड होंगे, अलग अलग बॉन्ड एनर्जी होंगी, किसी का बॉन्ड जल्दी टूटेगा, किसी का नहीं टूटेगा, एनर्जी गैप बड़ा कभी छोटा होगा। खुद रिएक्शन के बदलने से जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बदल जाता है। वहीं पे दूसरा फैक्टर आता है कैटलिस्ट का। बच्चों, जो कैटलिस्ट होता है वो भी एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में आपसे कहा था कि जब हम कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात याद दिला रहा हूं, जब हम कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं तो कैटलिस्ट के प्रयोग से जो रेट ऑफ रिएक्शन है, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, दोनों बढ़ जाती है। तो अपन ने ग्राफ बनाया था, आपको याद हो तो ग्राफ कुछ ऐसा बना था। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों बढ़ जाती है, तो उससे जो इक्विलिब्रियम अटेन करने का टाइम है वो कम हो जाता है। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बदलता, पर वो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों को बढ़ाता है, और दोनों को बढ़ाने की वजह से इक्विलिब्रियम जल्दी आता है। तो आप सबने एक सवाल पूछा था सर, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड को, बैकवर्ड है तो बैकवर्ड को। सर, कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड को रेट ऑफ बैकवर्ड को कैसे बढ़ाता है? मैंने कहा इसका जवाब मैं आपको दूंगा काइनेटिक्स में। तो काइनेटिक्स में आपको मैं आधा जवाब दे रहा हूं, आधा जवाब मिलेगा सरफेस केमिस्ट्री। क्या है सुनिएगा। सबसे पहले एक फैक्ट है, फैक्ट ये है, जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। अल्टरनेट पाथ कैसे प्रोवाइड करता है? वो अल्टरनेट पाथ ऐसे प्रोवाइड करता है कि वो एक नया इंटरमीडिएट बनाता है। मतलब समझो, मान लो रिएक्शन हो रही है ए से बी, तो ए से बी हो रही है, तो ये सिंगल स्टेप नहीं हो रही है, यहां से ए से बी बनने में कुछ ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब इसका ट्रांजिशन स्टेट, राइट। और उसी ट्रांजिशन स्टेट में इसके जीवन में बनता है एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उसका नाम है ए स्टार। लेट्स, तो ए से बनता है ए स्टार, और जैसे ए स्टार बनता है वैसे बन जाता है बी। तो सारा किस्सा होता है ए स्टार बनाने का। तो रिएक्शन अपने हिसाब से चल रही है, अपना काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें कैटलिस्ट ले लिया, तो जैसे आप इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहता है रिएक्शन से कि भाई उस रास्ते पे मत चलो, उस रास्ते में ए स्टार बनता है, बड़ी मुश्किल से बनता है, एक काम करो बनाओ बी स्टार। जैसे बनाओगे बी स्टार तो बी बड़ी आसानी से बनेगा। तो इसे अपन ऐसे कहते हैं, कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है ताकि उसमें एक नया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने, ताकि उसमें एक नया इंटरमीडिएट बने जिसका बनना आसान होता है और रिएक्शन फटाफट होता है। अगर इसी बात को मैं ग्राफ से समझाऊं तो कुछ ऐसे समझाऊंगा। कैसे बच्चों? ये हमारे सामने 3 ग्राफ बने हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ बच्चों आपके सामने बना है, इसमें ये जो बीच वाला ग्राफ है इसे मैं लाल रंग से बना देता हूं, ठीक। ये जो लाल वाला ग्राफ है ना बच्चों, ये लाल वाला ग्राफ तब का है जब रिएक्शन में कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं हुआ था। मतलब वही ए से ए स्टार और बी बन रहा था, यहाँ पे बन रहा ए स्टार, लेकिन आपने उसमें कैटलिस्ट ले लिया। जैसे ही आपने कैटलिस्ट को यूज किया, तो कैटलिस्ट उसे एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब ये है कि अब वो रिएक्शन से कहेगा भाई तुम वो ए स्टार वाले रास्ते में मत चलो, तुम वो बी स्टार वाले रास्ते में चलो। तो जैसे ही तुम बी स्टार वाले रास्ते में चलोगे तो उसका बनना आसान होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। तो उसे हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या, कि जो कैटलिस्ट होता है वो एक नया पाथ प्रोवाइड करता है, जिसमें जो प्रोडक्ट, जिसमें जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है उसका बनना आसान होता है। क्लियर? फिर आपके जहन में सवाल आएगा, सर कैटलिस्ट ये अल्टरनेट पाथ कैसे प्रोवाइड करता है? आपने कैटलिस्ट कहता है बी स्टार बनाओ, फिर बी स्टार कैसे बनवाता है? बेटा, मैंने अभी आधा जवाब दिया। ये बी स्टार कैसे बनता है, इसकी जो मैकेनिज्म है दैट इज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, वो आती है सरफेस केमिस्ट्री में। तो मैंने इक्विलिब्रियम में थोड़ी सी बात बताई, यहां थोड़ी सी बात बताई, सरफेस केमिस्ट्री में आएगी रिमेनिंग बात। क्लियर? तो कैटलिस्ट करता क्या है आप अभी ऐसे याद रखो। कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, उसमें एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स का बनना पहले से आसान होता है। एक लाइन में कहें तो ऐसे कहेंगे, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, ब्रेकर को छोटा कर देता है, स्पीड को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। बच्चों, जब मैं सारी बातें करता हूं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जहन में ऐसा फिट होता है कि जो कैटलिस्ट होता है वो 2 प्रकार का होता है। आज से, अभी से इसे क्रिस्टल क्लियर कर लो। जो कैटलिस्ट होता है वो मात्र एक प्रकार का होता है। देयर इज नथिंग लाइक पॉजिटिव कैटलिस्ट, देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव कैटलिस्ट। ये पुरानी टेक्स्ट की भाषा है, ये पुरानी किताबों की भाषा है। कैटलिस्ट 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव वाला रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, निगेटिव ऐसा बकवास है। आज की जो एनसीईआरटी है, अगर आप पढ़ेंगे, और पढ़ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उसमें साफ साफ लिखा है देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव कैटलिस्ट। जिसे हम नेगेटिव कैटलिस्ट सोचते हैं, एक्चुअल में वो इनहिबिटर।
तो अगर कभी सवाल में या कोई बंदा बोलता है निगेटिव कैटलिस्ट, तो समझना ये पुराने टेक्स्ट की भाषा है। आज की जो एनसीईआरटी है निगेटिव कैटलिस्ट शब्द का प्रयोग करने को सजेस्ट नहीं करती, वो कहती है वो इनहिबिटर। मेरी बात को पूरा सुनना। अगर कभी आपसे सवाल पूछता है कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है कि घटाता है, तो मात्र एक ही जवाब जाएगा, जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। अगर कभी सवाल आपसे पूछता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है कि घटाता है, तो मात्र एक ही जवाब जाएगा, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। वर्ड कैटलिस्ट इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। Word catalyst is used in positive sense. Word catalyst is used in positive sense. मतलब अगर कभी कैटलिस्ट बोलेंगे तो उसे पॉजिटिव सेंस में ही यूज करना है। ये नहीं सोचना सर कभी बढ़ाता कभी घटाता, नहीं, ऐसा नहीं होता। कैटलिस्ट बोला गया है तो केवल पॉजिटिव सेंस ही माना जाएगा। अगर उसे नेगेटिव सेंस बोलना है तो एक शब्द का प्रयोग करेगा, दैट इज इनहिबिटर। फिर भी कभी किसी सवाल में आ जाए तो समझ जाना ये ओल्ड टेक्स्ट की भाषा है। नई एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें साफ साफ लिखा है देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव कैटलिस्ट, द वर्ड नेगेटिव कैटलिस्ट इज इनहिबिटर। क्लियर? तो ऐसे सोचो आप तो कि कुछ ऐसा होता है जो एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है और कुछ ऐसा होता है जो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है। तो जो इनहिबिटर होता है जिसे आप नेगेटिव कैटलिस्ट जैसा सोच सकते हो, पर बोलना नहीं, लिखना नहीं, बस मन में सोच लेना, बोलना नहीं, लिखना नहीं। जो निगेटिव कैटलिस्ट होता है, जो इनहिबिटर होता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, क्योंकि उस पाथ में चलने से एक मोर मैक्सिमम एनर्जी का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। क्लियर? ऐसा वो कैसे करता है, इसकी मैकेनिज्म आती है सरफेस केमिस्ट्री में। अभी तो मैंने ऐसा कहा कि बेटा जो कैटलिस्ट होता है वो ऐसा करता है। बच्चों मैंने अभी आपके दिमाग में सेट किया कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो खुद रिएक्टेंट है और दूसरा कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के यूज करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। आगे चलते चलते कुछ समय के बाद आप सबके दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा बैठ जाता है, इसीलिए मैं बता देता हूं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कैटलिस्ट पर तो डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन जो एक्टिवेशन एनर्जी है बच्चों, गांठ बांध लो, आपको खूब कंफ्यूज करेगा सवाल, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। एक्टिवेशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हाँ, ये सच्चाई है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन फिर भी ईए में कोई चेंज नहीं आता। एक बच्चा जिसने मेरी बात को पूरा नहीं सुना, उसने मुझसे सवाल पूछा, सर यार अभी तो आप कह रहे थे ब्रेकर छोटा होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, तो सर टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, तो सर इसका मतलब यही हुआ ब्रेकर छोटा हुआ। मैंने कहा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी से कैसे बदलता है मैंने ये बताया, रेट ऑफ रिएक्शन मात्र एक्टिवेशन एनर्जी बदलता है, मैंने ये नहीं बताया। अच्छा, मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी से बदलेगा तो ऐसे बदलेगा, तो टेम्परेचर से किसी दूसरे तरीके से बदल रहा है। एग्जैक्टली कैसे बदल रहा, अभी कुछ देर में डिटेल में आएगा, वो भी अपने सिलेबस का हिस्सा है। तो अभी मैं आपके दिमाग में सेट करना चाहता हूं, याद कर लो कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन हाँ टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन जरूर बढ़ता है। फील करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कॉलिजन थ्योरी से। इमेजिन करो अभी कोई रिएक्शन है, कोई टेम्परेचर टी है, ये मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एनर्जी काइनेटिक बढ़ जाएगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो नंबर ऑफ कॉलिजन है बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे मतलब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन भी बढ़ेगी। भाई जितने ज्यादा कॉलिजन होंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट बनने की संभावना होगी। ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए साल भर में पेपर देने गए केवल 100 बच्चे, 100 बच्चे ही नीट का पेपर देने गए, तो कितने डॉक्टर बनेंगे? केवल 100 बच्चे ही नीट का पेपर देने गए, कितने डॉक्टर बनेंगे? सर सारे के सारे बनेंगे, भले कुछ भी ना करके आए। राइट? जितनी सीट है, मतलब अपने एग्जाम में तो सीट का खेल है, पल भर के लिए मान के चलो सीट जितनी है उतनी, तो जब तक सारे बच्चे सीट के बराबर पेपर देंगे तो सारे सिलेक्ट होंगे। तो जितने ज्यादा पेपर देंगे उतने ज्यादा सेलेक्ट होंगे। वही वाली कहानी यहां है, जितना ज्यादा कॉलिजन होगा, जितना ज्यादा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होगा, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा इफेक्टिव कॉलिजन का। पेपर ही नहीं दोगे तो डॉक्टर कहां से बनोगे? पहले टकराओ तो सही, जितना ज्यादा टक्कर होगी उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इफेक्टिव कॉलिजन की। क्लियर? ऑलराइट, तो मैंने अभी आपको समझाया कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो किन किन पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट का मतलब क्या है, इनहिबिटर का मतलब क्या है। अगर कभी सवाल में कैटलिस्ट बोल देता है
तो उसे केवल पॉजिटिव सेंस में ही लेना है, मन में नहीं सोचना नहीं सर कभी बढ़ाता है कभी घटाता है, दिस इज इलॉजिकल एज पर एनसीईआरटी। क्लियर बच्चों? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, ये जो हरी वाली लाइन है, ये जो हरा वाला ग्राफ है, सुन रहे हो क्या? ये जो हरा वाला, बच्चों सुन रहे हो क्या? ये जो हरा वाला ग्राफ है, ये जो लाल वाला ग्राफ है, अगर मैं इन तीनों ग्राफ के लिए डेल्टा एच कैलकुलेट करूं तो क्या वो ये लाल वाली लाइन होगी? अगर मैं डेल्टा एच कैलकुलेट करूं तो क्या वो ये लाल वाली लाइन होगी? अगर मैं डेल्टा एच कैलकुलेट करूं तो क्या वो लाल वाली लाइन होगी? एग्जैक्टली ये बताओ, चाहे लाल वाला ग्राफ हो, चाहे हरा वाला ग्राफ हो, चाहे एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हो, चाहे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो, क्या लाल वाला जो लाइन है, जो डेल्टा एच है, उसकी वैल्यू सेम है? बहुत बढ़िया। ये बताओ, जो डेल्टा एच है वो स्टेट फंक्शन है पाथ फंक्शन है? जो डेल्टा एच है वो स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। कहने का मतलब ये है, जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन के पाथ को तो बदल सकता है, लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट को नहीं बदलता है। इनिशियल और फाइनल स्टेट को नहीं बदलता है, इसीलिए कहते हैं जो कैटलिस्ट होता है वो स्टेट फंक्शन को नहीं बदलता है। मतलब चाहे डेल्टा एच हो, चाहे डेल्टा जी हो, चाहे डेल्टा एस हो, चाहे डेल्टा ई हो, ये जो सारे के सारे स्टेट फंक्शन है बच्चों, ये कैटलिस्ट के यूज से चेंज नहीं होते, दे रिमेन अनचेंज्ड। कैटलिस्ट के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आएंगी सरफेस केमिस्ट्री में। अभी तो हमने बताया कि कैटलिस्ट कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। क्लियर? अरे क्लियर बच्चों? अगर आप सब सीख गए हो तो आता है हमारा अगला कंसेप्ट, दैट इज ओरिएंटेशन बैरियर। अभी तक जो सारी बातें चली, ये सारी बातें थी एनर्जी बैरियर की। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, डॉक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है? सर पेपर देना। क्या हर पेपर देने वाला बच्चा डॉक्टर बनता है? नहीं। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है? इफेक्टिव पढ़ाई करना। तो अपनी बात यहां आके खत्म हो गई थी कि जो इफेक्टिव ढंग से पढ़ाई करेगा वो डॉक्टर बनेगा, बोलो हाँ या ना? जो इफेक्टिव ढंग से पढ़ाई करेगा वो डॉक्टर बनेगा, बोलो हाँ या ना? जो इफेक्टिव ढंग से पढ़ाई करेगा वो डॉक्टर बनेगा, बोलो हाँ या ना? तो मैं आपसे एक केस ले रहा हूं, ठीक? आप सबको जवाब देना है। मान लो एक बच्चा साल भर राइट, एक बच्चा साल भर 18 घंटे पढ़ता है और इफेक्टिव पढ़ता है, एक एक चीज एक एक सवाल को करता है, सब कुछ करता है, पूरी पूरी ईमानदारी से करता है, क्या वो डॉक्टर बनेगा? बोलो बच्चा। एक बच्चा साल भर 18 घंटे पढ़ता है, सब कुछ पढ़ता है, एक एक चीज को करता है, इफेक्टिव पढ़ता है, एक मिनट नहीं बर्बाद करता है, क्या वो डॉक्टर बनेगा? क्या वो डॉक्टर बनेगा? आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। वो साल भर हिस्ट्री पढ़ रहा था, वो साल भर हिस्ट्री पढ़ रहा था, साल भर हिस्ट्री पढ़ रहा था, क्या वो डॉक्टर बनेगा? नहीं बनेगा। पढ़ना जरूरी है, टकराना जरूरी है, इफेक्टिव कॉलिजन होना जरूरी है, पर कॉलिजन का प्रॉपर डायरेक्शन होना जरूरी है। डायरेक्शन बिगड़ गई तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, देयर मस्ट बी। बिल्कुल सही कह रहे हो अंकित रोशन, बिल्कुल सीख है आज बेटा। ऑलराइट, तो ओरिएंटेशन होना भी जरूरी है। ओरिएंटेशन का बहुत डिटेल एग्जांपल आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जहां आप देखते हो कार्बोकेटायन होता है, कार्बोनाइन होता है ना, एक प्रॉपर जगह आके अटैक करता है तभी बॉन्ड टूटता है, तभी रिएक्शन होता है, बहुत सारा है आपके सिलेबस में, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उसे मैं एक छोटे से एग्जांपल समझा रहा हूं, राइट? इमेजिन करो ये ए के मॉलिक्यूल है, बी के मॉलिक्यूल है, इन दोनों की रिएक्शन जब ऐसे कोलिजन होती है तभी होती है, ऐसे टकराएंगे तभी रिएक्शन होगी, ऐसे नहीं टकराएंगे तो नहीं होगी, ऐसे टकराएंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे टकराएंगे नहीं। क्लियर? अब यार इमेजिन करो ना, एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब में एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 25, 10 की पावर 28 ऑर्डर कॉलिजन है। कितने सारे कॉलिजन इसी डायरेक्शन में होंगे? संभव ही नहीं है कि सारे के सारे कॉलिजन इसी डायरेक्शन में हो, कुछ ऐसे होंगे तो कुछ ऐसे होंगे तो कुछ न जाने कौन कौन सी और डायरेक्शन में होंगे। अगर डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए कॉलिजन थ्योरी कहती है कि कॉलिजन होने के लिए दो बैरियर्स को फुलफिल करना है, एक एनर्जी बैरियर है और दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर है। इज दिस क्लियर? एग्जैक्टली, ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, देयर मस्ट बी प्रॉपर डायरेक्शन। वही वाली बात है, जैसे पढ़ते हो आप तो कुछ बच्चे कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हमारा सिलेबस जितना है भाई उसको ही पढ़ना है, उसके बाहर काहे को। ऑलराइट, तो आप सबके सामने ये दोनों बैरियर थे। अगर आप सब सीख गए हैं तो आओ इसे हम कुछ
क्वेश्चन से पक्का करते हैं। पर आगे बढ़ने के पहले बच्चों, जैसे कोई थ्योरी होती है उसकी अपनी लिमिटेशन होती है, जिसकी लिमिटेशन है ही सही, वही लिमिटेशन मैं शुरू में बताया था। जो अजम्पशन है वही इसके लिमिटेशन बन गए। क्या ये गैसियस रिएक्शन के लिए है, क्या ये बायोमोलिकुलर के लिए है, क्या हार्ड स्फीयर है, स्ट्रक्चर नहीं होता। अरे ठीक है साहब, और क्या हो सकता है? अरे वही जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से मोस्ट अनस्टेबल होता है वो ट्रांजिट स्टेट बनता है। ठीक है, जैसा मैंने आपसे कहा जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हाँ टेम्परेचर के बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। क्लियर? तो ये कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। अगर आप सब सीख गए हैं बच्चों, तो आप कुछ एक सवाल करते हैं और सवाल से इस कंसेप्ट को पक्का करते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पर है पहला सवाल, फटाफट आंसर देंगे बच्चों। सबसे पहले आपको मुझे बताना है टोटल एनर्जी, राइट? टोटल एनर्जी के बाद आप सब मुझे बताएंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, केवल फॉरवर्ड बता दो, मैं समझ जाऊंगा आप सब टैलेंटेड हो यार, और वैसे भी आप सब टैलेंटेड तो है ही सही, कूट कूट के भरा है आप में टैलेंट, बस आप सुनते नहीं ध्यान से, वो अलग बात। इसमें भी कुछ बच्चे गलत दे रहे। सुधांशु, थ्रेशोल्ड एनर्जी नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक का ये जो एनर्जी गैप है, अरे बेटा यही तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। 100 किलो जूल, लिख लो किलो जूल। एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट को और कितना मिले, रिएक्टेंट को और कितना मिले कि वो सबसे ऊपर शिखर पे पहुंचे। सर ई ए बोले तो 40-100, सर गैप है 60 का, सर 60 किलो जूल। डेल्टा एच कितना? अरे एक्सो है कि एंडो? सर एक्सो है, तो डेल्टा एच निगेटिव पॉजिटिव, सर निगेटिव होगा। 20 और 40, गैप कितने का? 20 का। लेकिन आंसर बताते समय साइन के साथ देना बेटा, कॉमन सेंस लगाया करो, कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन, है ना? आसान था क्या? अगर ये सवाल आसान था बच्चों, तो आओ करते हैं अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक बच्चा आंसर दे रहा, फोर लग रहा है बेटा, तुक्का मारने की आदत नहीं जाएगी ना? नहीं मान रहे हो आप? इसमें सब फोर लग रहा है सर, सर ऐसे कैसे लग जाता आप लोग यार? मतलब कैसे, अंदर से आवाज आती है क्या? अंदर से आवाज आती है, चीख चीख के बोलता है आपका मन, है ना? ऑलराइट, चलिए कैसे करना है मुझे आप सबका ध्यान चाहिए बेटा। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट? तो सबसे पहले एंडो के ग्राफ अपन समझते हैं, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। हम लोग एंडोथर्मिक के सारे केसेस डिस्कस करते हैं, सारे केसेस, सारे एक्सट्रीम केसेस। तो सबसे पहले बनाते हैं सारे लिमिटिंग केसेस एंडोथर्मिक के। बेटा एंडोथर्मिक है तो बताओ प्रोडक्ट ऊपर होगा कि रिएक्टेंट ऊपर होगा? प्रोडक्ट ऊपर होगा कि रिएक्टेंट? अरे एंडोथर्मिक है ना यार, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी ना यार, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ऊपर होगा ना यार। मैं बना रहा हूं ग्राफ, सबसे पहला देखिएगा एंडोथर्मिक का, राइट? यहां कहीं रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से ऊपर हमने बनाया प्रोडक्ट, जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर। क्लियर? पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या होता है एंडो का? सर प्रोडक्ट ऊपर है तो यार यही ऊपर क्यों है? हो सकता है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के जस्ट बाद बना हो। यहां मान लो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, वो आपको अंतर दिखाने थोड़ा नीचे गिरा रहा हूं, ठीक है? मतलब जस्ट उसके पॉइंट वाला, जस्ट उसके बाद वाला, ये भी एंडोथर्मिक हाँ है। और एक हो सकता है कि रिएक्टेंट यहां कहीं हो, प्रोडक्ट कहीं बीचों बीच आधे में हो सकता है। मतलब ये हाफ की सिचुएशन हो गई, ये दोनों एक्सट्रीम लिमिटिंग सिचुएशन हो गई। इन्हीं तीनों सिचुएशन में इसके सारे ग्राफ समाये होंगे। जब मैं अलग अलग रंग की लाइन बनाऊं तो आप मुझे इस लाइन का नाम बताना। ये जो लाल वाली लाइन है ये क्या है? ये जो लाल वाली लाइन है ये क्या है? ये जो लाल वाली लाइन है ये क्या है? ये जो लाल वाली लाइन है ये क्या है? ये जो लाल वाली लाइन है ये क्या है? लाल वाली ई ए, लाल वाली ई ए, लाल वाली ई ए। बच्चों अभी मैं अगली लाइन बना रहा हूं, ये हरी वाली। बोलो ये हरी वाली क्या है? बोलो ये हरी वाली क्या है? हरी वाली डेल्टा एच। बोलो कौन बड़ा है, डेल्टा एच की
ई ए। बोलो लाल बड़ा की हरा, बोलो लाल वाली बड़ी की हरी वाली लाइन बड़ी। कौन सी लाइन बड़ी? अरे बोलो ना, लाल वाली की हरी वाली? लाल वाली। मतलब लाल कौन है? ई ए। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो ई ए होता है वो डेल्टा एस से सदैव बड़ा होता है। बच्चों अगर आप सीख गए तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। अगला जो है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अच्छा कुछ बच्चों ने रट रखा है, उनको एंडो वाला बता दो तो एक्सो वाले में उल्टा कर देते हैं, उनको नहीं याद रहता एंडो कौन एक्सो कौन है। एक बता दो दूसरा तुरंत बता देते हैं। वाह रे बच्चों, रट रखा है नहीं सर। वो वाला कंफ्यूज होते हैं सर, पर एक बता दो दूसरा समझ जाते हैं। ऐसा है क्या? हाँ मुझे पता आप लोग कैसे करते हैं, सब पता है। खैर चलो मैं आपको फिर से समझाता हूं इसे कैसे करना है। खैर इस बार एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो सबसे पहले अपन बनाते हैं ग्राफ, राइट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की सारी एक्सट्रीम सिचुएशन सोच रहे हैं, ऐसे ग्राफ इमेजिन कर रहे हैं जिसमें सारे ग्राफ समाये हो, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है बच्चों, मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ग्राफ बनाने हैं। एक्सोथर्मिक का प्रोडक्ट होगा नीचे, मान लो ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट से हल्का सा नीचे। मान लो ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से यहां कहीं है और जो प्रोडक्ट है वो एक्सट्रीम नीचे, राइट। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। और एक सिचुएशन जनरल मान लेते हैं हाफ हाफ वाला, मतलब यहाँ कहीं रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट यहाँ कहीं है, ठीक है। जो मैं ये अलग अलग रंग की लाइन बनाऊं तो आप मुझे बताना इस लाइन का नाम क्या है। लाल वाली, अरे लाल वाली का नाम बताओ ना। लाल वाली लाइन, इसका नाम क्या है? लाल वाली का नाम, लाल वाली का नाम ई ए, लाल वाली का नाम ई ए, लाल वाली का नाम ई ए। अगली लाइन हम बना रहे हैं हरी वाली। आप सबको मुझे बताना है ये जो हरी वाली लाइन है ये क्या है? ये जो हरी वाली लाइन है ये क्या है? ये जो हरी वाली लाइन है ये क्या है? बोलो कौन बड़ा, लाल की हरा? बोलो कौन बड़ा, लाल की हरा? कि कभी हरा बड़ा कि कभी लाल बड़ा? कभी हरा बड़ा कि कभी लाल बड़ा? कि हमेशा लाल बड़ा हमेशा हरा बड़ा? बोलो ना लाल बड़ा। अरे कुछ लोगों की आंखें हैं कि क्या बताएं यार। खैर लाल कहाँ बड़ा यार? ये लाल आपको छोटा नहीं दिख रहा है सर? कभी हरा बड़ा है तो कभी लाल बड़ा है तो कभी दोनों बराबर है। ऑलराइट, तो आंसर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। द करेक्ट आंसर विल बी एनी ऑफ द अबव। इज दिस क्लियर? कितना आसान है। ओके बच्चों, अगर आप सीख गए तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। बचपन से लेके अभी तक सिखाया जाता है बेटा बोलने के पहले 100 बार सोचो। कुछ बच्चे तो एक भी बार नहीं सोचते ना, मतलब कितनी दुख की बात है। पिछले कितने साल से आप लोग पढ़ रहे हो, कितनी बार से आपको बेटा बोलने के पहले सोचो, सोचो, सोचो। मोहम्मद आरजू बेटा सोचो, बोलने के पहले कम से कम 2 बार तो सोचो। 100 तो बहुत दूर की बात है, बाकी नियम 100 का है वैसे। राइट, मुझे उम्मीद है ये सवाल बहुत बच्चों से बन जाता। पता वो क्या करते हैं? वो ऐसे करते हैं सर एंडोथर्मिक, चलो मैं कर रहा हूँ ध्यान से आपका। एंडोथर्मिक है ना सर, सर एंडो है मतलब प्रोडक्ट ऊपर, सब प्रोडक्ट नीचे भूल जाओ, प्रोडक्ट नीचे भूल जाओ, प्रोडक्ट बराबर भूल। सर ऑप्शन नंबर 4, वो आधा तो दिमाग ही नहीं लगाते, वो बिना दिमाग लगाए ही आंसर बताते हैं। मतलब आधा तो सोचते नहीं है, एक बार में उनका आंसर आता है। मतलब ये सवाल इतना बढ़िया अरेंज नहीं है। यू आर लकी एनफ, राइट। बट ये सवाल आपको ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है जरा सुनिएगा। मैं आपको सवाल के साथ अप्रोच पूरी बता देता हूं, लेकिन बताना चाहता हूं ऐसे बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, पर ऐसे नहीं करना है। क्लियर? हाँ कुछ बच्चे के सर हाँ हमने ऐसे ही किया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कैसे करना सुनिएगा। सबसे पहले नेचर देखो, एंडोथर्मिक है तो एक बात तो पक्की है, प्रोडक्ट ऊपर होगा रिएक्टेंट नीचे। तो किस्मत अच्छी है, आज एक ही ऐसा ऑप्शन अपना टिक कर दिया, खेल खत्म। लेकिन जो दोनों डाटा दिया ना इसको भी देखना है, राइट। ये दे रखा है a प्लस बी से बना x, ये स्लो है, x से बना ए बी फास्ट। बेटा रिएक्शन कभी 1 स्टेप होती है, कभी 2 स्टेप, कभी 3 स्टेप। अगर रिएक्शन कभी 1 स्टेप होती है ना तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर कभी रिएक्शन 2 स्टेप होती है, ऑब्वियसली एक्सो एंडो बना सकते हैं अपन, 2 स्टेप है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर रिएक्शन 3 स्टेप होती है तो जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा बनता है। मतलब जितने स्टेप की रिएक्शन होती है उसमें उतने कर्व आते हैं। कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2 बेटा, जो यहाँ पे स्पीड दे रखी रिएक्शन की, कोई फास्ट है कोई स्लो, इसको भी समझना।
जो स्लो है मतलब उसका रेट कम है, रेट कम है मतलब स्पीड कम है, मतलब ब्रेकर बड़ा है। मतलब जो पहला वाला स्टेप होगा ना, ए से बी बनने वाला, उस स्टेप का जो ये है वो बड़ा है। तो क्योंकि ये जो फोर्थ ऑप्शन है, क्योंकि एंडो है तो बाकी अपने देखना नहीं। अब फोर्थ ऑप्शन में जो पहला वाला स्टेप है, उसमें जो पहली वाली लाइन बना रहा हूं मैं, पहली वाली बड़ी लाइन, ये बड़ी है, और जो दूसरी वाली लाइन बना रहा हूं वो यहां से यहां ये है, ये छोटी है। मतलब आप देख सकते हैं जो EA1 है वो EA2 से बड़ा है, मतलब पहला वाला ब्रेकर बड़ा है, मतलब पहला वाला स्टेप स्लो है और दूसरा वाला स्टेप फास्ट है। तो बच्चों ये सारा कंसेप्ट लगा के सोचना था। हाँ कि बहुत आसान था, एंडोथर्मिक एक ही तो आपने बता दिया। ऑलराइट, फिलहाल जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑलराइट, अगला सवाल आप सबके सामने हमने कर लिया, आपको मैंने होमवर्क दे दिया है, अभी टाइम है बच्चों। अभी तक अपन जितनी कहानी पढ़ रहे थे, ठीक, ये सारी की सारी कहानी थी कॉलिजन थ्योरी की, जहां हमने बेसिकली ईए को समझा, ईए को फील किया। ये सारा ईए को फील क्यों किया? ताकि हम उस सवाल का जवाब ढूंढ पाए, किसी भी रिएक्शन का रेट किन किन बातों पर डिपेंड करता है। इसे ऐसे इमेजिन करते हैं, अपनी वो अमोनिया की फैक्ट्री थी, याद है कि बंद कर दी है? अमोनिया की फैक्ट्री चल रही है कि बंद कर दी है? अमोनिया की फैक्ट्री थी अपनी यार, वो बेच तो नहीं दी ना। हाँ, अमोनिया बन रहा है उसमें, बन रहा है, ठीक। तो अपनी वो जो अमोनिया की फैक्ट्री थी, इमेजिन करो एक सिचुएशन ऐसी कि अमोनिया की फैक्ट्री में अमोनिया बन रहा था और 100 kg अमोनिया पर आर की रफ्तार से बन रहा था, राइट। और हुआ क्या, अचानक से मार्केट से डिमांड आ गई 500 kg अमोनिया पर आर की, ठीक। हमने कहा यार इसको कैसे बढ़ाएं। तो आप सबने रेट लॉ पढ़ रखा है, आप सबने रेट लॉ पढ़ रखा है, ऐसे नहीं बोलते विजय बेटा, आप सबने रेट लॉ पढ़ रखा है। तो आपको पता चल गया कि इस रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो K इंटू N2 इंटू H2 की पावर 1 है। मतलब आपको पता है कि दोनों की कंसंट्रेशन को हम दुगना करेंगे तो रेट दुगना, दोनों की कंसंट्रेशन को 5 टाइम्स कर देंगे तो रेट 5 गुना, आपको पता है। तो एक तरीका ये है कि आप बाजार से और N2 ले आओ, बाजार से और H2 ले आओ, तो अमोनिया हर 1 घंटे में 500 किलो बनने लगेगा। लेकिन आपने अपने इंजीनियरों को कहा कि यार इतना पैसा नहीं अपने पास, अभी अपने को बाहर से सामान नहीं मंगाना है, जो अपने पास रॉ मटेरियल उसी को यूज करो। अपने पास ऑलरेडी N2H2 के इतने सारे सिलेंडर हैं, इन सिलेंडर को पहले इस्तेमाल करिए और इन सिलेंडर की मदद से और अमोनिया बनाइए। हाँ, ये भी एक तरीका है कि हम बाजार से और N2H2 को खरीद सकते हैं, उससे भी रेट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी अपन पैसा खर्च नहीं करना चाहते, हमें तो अमोनिया 500 किलो बनाना है और कुछ भी खर्चा नहीं करना है। सर, अमोनिया 500 किलो बनाना है कि 500 किलो पर आर बनाना है? 500 किलो अमोनिया बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ मेरी बात को, 10 महीने साल भर में तो बन जाएगा। What is more important, we have to prepare ammonia 500 kg in 1 hour। मतलब जो रिएक्शन चल रही है हमें उसका रेट बढ़ाना है। रेट बढ़ाने का एक तरीका कंसंट्रेशन है, बट कंसंट्रेशन में पैसा खर्च होगा जो हम करना नहीं चाहते। तो हमें समझना होगा आखिर ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम रिएक्शन का रेट बढ़ा सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आप अपनी अमोनिया की फैक्ट्री में बिना नाइट्रोजन बिना हाइड्रोजन खरीदे फटाफट अमोनिया 500 किलो 1000 किलो बना के बेचोगे और पैसे कमाओगे। क्लियर? तो अपन ने ऐसे कैसे किया, जरा सुनिएगा ध्यान से। तो हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज द फैक्टर्स इफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो रिएक्शन की रेट को डिसाइड करते हैं। बाकी सारे फैक्टर बड़े बेसिक है, फटाफट फील आ जाते हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। हमें पढ़ना उसे है, पर उसे पढ़ने के पहले जो ये बेसिक बेसिक है इनको भी समझते हुए चलना है। तो आओ पढ़ते हैं ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिनके बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदलता है। बेटा जब हम ये सारी बातें कर रहे होंगे ना, तो आपको यही सोचना है, क्या? कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी में कैसे रिएक्शन होनी चाहिए? कॉलिजन होना चाहिए, मतलब अपने को सिंपल सा लॉजिक है, सर किसी भी रिएक्शन का अगर रेट बढ़ाना है तो एज पर कॉलिजन थ्योरी, अपने हिसाब से नहीं, एज पर कॉलिजन थ्योरी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन उतना ज्यादा होगा। इफेक्टिव कॉलिजन की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, मतलब कहीं ना कहीं अपने को समझना है कि जब हम सारे फैक्टर पढ़ रहे होंगे उसी पॉइंट को सोच रहे हैं, राइट। तो चलो शुरू करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें सबसे पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, सॉलिड लिक्विड गैस, बस जवाब देते चलना, सारा फील हो जाएगा। सॉलिड लिक्विड गैस, हाँ ठीक है साहब, किसमें ज्यादा कॉलिजन होगा, सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में? किसमें ज्यादा कॉलिजन होगा, सॉलिड में लिक्विड में गैस में? गैस में। तो कॉलिजन ज्यादा होगा, तो सारे टर्म भी बोलना है मेरे साथ, कॉलिजन ज्यादा होगा तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन ज्यादा होगा। मतलब अगर कभी जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड लिक्विड गैस में है, तो जो गैसेस में होंगे उनमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा।
उसी प्रकार से दूसरा फैक्टर है फिजिकल साइज ऑफ पार्टिकल। बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो पहला पार्टिकल है इसमें कॉलिजन कितनी डायरेक्शन से होगा? सर इधर से होगा, इधर से होगा, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। कितने डायरेक्शन हो गए? 1 2 3 4 5 6। जैसे आपने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, जैसे आपने इसका साइज घटा दिया, क्या सरफेस एरिया बढ़ा दिया? अब 6 साइड यहाँ, 6 साइड यहाँ, 6 साइड यहाँ, 6 साइड यहाँ, मतलब अब 24 डायरेक्शंस हो गए कॉलिजन होने के। मतलब अब जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। जब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन भी बढ़ जाएगा। इसीलिए हमारा रूल कहता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना बच्चों, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? साइज ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन ज्यादा होगा। अरे बेसिक है क्या। चलो बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। आप सबसे पूछता हूं, पहले 100 मॉलिक्यूल टकराए, 100, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 100 टकराए तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? अरे बोलो ना यार, जवाब दो। बहुत बढ़िया, 100 टकराए 100 बनेंगे। आकाश बेटा गलत है, 100 मैक्सिमम बनेंगे, वो कभी नहीं बनेंगे। जितने टकराते हैं सारे के सारे इफेक्टिव कॉलिजन नहीं आते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। पल भर के लिए मानो 100 टकराए, तो जब 100 टकराएंगे तो मैक्सिमम अगर बनेंगे तो कितने बनेंगे? 100। 100 से ज्यादा बनने का सवाल तो है ही नहीं। मान लो 1000 टकराए, मान लो 1000 टकराए, 1000 तो मैक्सिमम कितने बनेंगे? 1000। 100 टकराए तो मैक्सिमम 100, 1000 टकराए तो मैक्सिमम 1000, 10,000 तो मैक्स। जितने ज्यादा कॉलिजन होंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन होगा। कंसंट्रेशन के बढ़ाने से, मोल के बढ़ाने से नंबर बढ़ जाता है, नंबर बढ़ जाता है। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल थे, अभी कितने सारे हैं? नंबर बढ़ जाएगा, कॉलिजन बढ़ जाएगा, कॉलिजन बढ़ जाएगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन भी तो बढ़ेगा। अरे बोलो ना। अच्छा, कंसंट्रेशन के बढ़ाने से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बढ़ाने से नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। बच्चों जब कोई बच्चा इसे ध्यान सुनता है और उसने सारे ऑर्डर याद किए, उसके मन में डाउट आता है। मुझसे वो सर डाउट है। मैंने कहा क्या? सर आपने तो हमें पढ़ाया था R बराबर K इंटू ए की पावर 0। मैंने कहा हाँ। सर इसका तो मतलब ये हुआ कुछ रिएक्शन दुनिया में ऐसी भी होती हैं जिनका जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता। मैंने कहा हाँ। तो सर आप तो बोल रहे डिपेंड करता है। मैंने कहा हाँ। तो सही क्या है? मैंने कहा दोनों है। मतलब ये जो आपके सामने लिखा ना, ये जनरल है, आर्मी वाला नहीं, ये जनरली होने वाला है। मतलब ये जनरल ऐसा होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के बदलने से बदलता है। हाँ हाँ हाँ, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं। जो फैक्ट बता रहा हूं वो एक्सपेरिमेंटल बता रहा हूं। फैक्ट ये है, चाहे जीरो ऑर्डर हो चाहे कोई भी ऑर्डर, कंसंट्रेशन बदलने से थोड़ा बहुत तो रेट सब में बदलता है। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी अगर आप कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दो, मतलब 1 किलो से 100 किलो कर दो ना, तो थोड़ा सा चेंज उसमें भी आता है। एग्जैक्टली अपने सिलेबस में, अपनी थ्योरी में अपन ऐसा पढ़ रहे हैं कि जीरो ऑर्डर है तो इसका जो रेट है कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब देयर आर सम रिएक्शन जिनका रेट कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर कभी जनरल पूछा जाए, जनरली बातें हो और कुछ नहीं लिखा, बस इतना लिखा है ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजिंग, और कुछ नहीं बोला है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ सही है। ना ऑलवेज बोला है ना कुछ बोला है, तो आप क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज, यस दिस इज ट्रू। तो जो मैंने आपको बताया वो जनरल क्यों होता है, उसका सिंपल सा फील है। सर कंसंट्रेशन ज्यादा तो मॉलिक्यूल ज्यादा, मॉलिक्यूल ज्यादा तो नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन भी ज्यादा। अरे आसान है क्या। अगला मैं आपसे पूछ रहा हूं, बेटा सुनिएगा। मान लो हमारे हाथ में कंटेनर है, ठीक ठीक है। अपने प्रेशर को बढ़ाया बढ़ाया, प्रेशर को बढ़ा रहे तो मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं। अरे जवाब दो ना। प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, ठीक है। प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं। जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो टकराएंगे ज्यादा कम टकराएंगे? कॉलिजन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो कॉलिजन, अरे आप ही देखो ना यार, दूरियां ज्यादा होती हैं तो, और पास पास आते हो तो, मतलब जब पास पास आओगे तो कॉलिजन ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो इसे अपन ऐसे समझते हैं, प्रेशर बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, मॉलिक्यूल पास पास आ रहे, कॉलिजन बढ़ता जाएगा, कॉलिजन बढ़ेगा, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन भी बढ़ेगा। मतलब प्रेशर के बढ़ाने से कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ जाता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्लियर? कितना आसान है बच्चों। आओ कुछ एक फालतू फैक्टर और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। आप मुझे बताओ, कैटलिस्ट के यूज से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा घटेगा? जल्दी से। कैटलिस्ट के यूज से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा कि दोनों होगा? बढ़ेगा कि दोनों? कैटलिस्ट के यूज से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा घटेगा कि दोनों होगा? बढ़ेगा घटेगा कि दोनों होगा? विजय प्रजापति अभी भी दोनों होगा। अरे लल्ला, नहीं सीखोगे? कसम खा के बैठे हो, नहीं सीखेंगे? कैसी बातें कर रहे हो विजय? क्यों दोनों होगा? मैंने कहा जब जब कैटलिस्ट बोला जाएगा, जब जब कैटलिस्ट बोला जाएगा, वो पॉजिटिव सेंस में ही लिया जाएगा, वो पॉजिटिव सेंस में ही लिया जाएगा, वो पॉजिटिव सेंस। कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। तो घटाता कौन है? इनहिबिटर। सो वो निगेटिव कैटलिस्ट नहीं है? नहीं। एज पर एनसीईआरटी आप उसे अंडरलाइन कर लेना। देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव कैटलिस्ट। क्लियर? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, रेडिएशन, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। देयर आर सम रिएक्शंस जिनमें जैसे ही लाइट गिरती है ना बेटा, तो लाइट गिरने से इनका रेट ऑफ रिएक्शन कई गुना बढ़ जाता है। मतलब इन रिएक्शंस का ऐसा नेचर है, इनका स्वभाव ऐसा है। मैकेनिज्म आपको पता ही है ना? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन, नहीं है तो आएगा, डोंट वरी। मैं बताना चाह रहा हूं कि रेडिएशन भी एक फैक्टर होता है कुछ रिएक्शंस के लिए। देयर आर सम रिएक्शंस, राइट, नॉट ऑल रिएक्शंस। जैसे ही रेडिएशन स्ट्राइक करती है तो उनमें से फोटोन आता है, और फोटोन की वजह से इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, लाख गुना बढ़ जाता है। बढ़ता नहीं है, लाख गुना तक बढ़ जाता है। मतलब बहुत बड़ा इंक्रीमेंट होता है। क्लियर? ये सारे फालतू फालतू के फैक्टर थे जिन्हें हमने फटाफट फील कर लिया। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज टेम्परेचर, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग काइनेटिक्स को खत्म करेंगे, और जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास होगी दैट इज सैटरडे, वो डिस्कशन की क्लास होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है सैटरडे तक सारा का सारा होमवर्क कंप्लीट कर लें, ओके? बिकॉज फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स देयर विल बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईओसी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सैटरडे तक सारा इसका डिस्कशन कोशिश करें, खत्म कर लें। जब आप होमवर्क सॉल्व करें तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ई सोल्यूशन ऐप का हेल्प जरूर लेते रहे। ई सोल्यूशन ऐप का हेल्प लेते रहे, मैं बार बार कह रहा हूं, आई एम अवेलेबल, लेकिन ई सोल्यूशन ऐप को पहले यूज करना है। वहां सभी सवालों के रिकॉर्डेड सोल्यूशन ऑलरेडी बने हुए हैं। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जिनको यहां पर हैंडआउट चाहिए वो 2 मिनट वेट करेंगे, और जिनके पास लिंक है वो जा सकते हैं। आप सबके सामने अभी पॉपअप आया होगा, पॉपअप की मदद से भी आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं, और यही हैंडआउट मैं आपको लिंक पर भी दे दूंगा। पंकज बेटा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आकाश नहीं, ऐसा नहीं है। अभिषेक कुमार, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। कुमार गौरम, हाँ सही, ऐसा नहीं होगा। अमित राजपूत, हाँ हाँ बेटा सही कह सकते हैं। नहीं, आदित्य शर्मा नहीं होगा बेटा। सिद्धार्थ, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। सिद्धार्थ, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है।
नहीं बेटा विजय, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी जो क्वेरीज हो वो आपको पता चल जाएंगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे पास मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।